हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये हमारा टेस्ट नंबर 39 था, यूनिट 2 टेस्ट नंबर 39। तो आपको पता ही हुआ कि नए पैटर्न पे टेस्ट लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारे पिछला शेड्यूल था उसको चेंज करके जो आपके 3 राउंड में जो टेस्ट सीरीज होनी थी, 3 राउंड में अलग अलग 1 यूनिट से सेकंड और थर्ड टेस्ट, जैसे 1 यूनिट से फर्स्ट टेस्ट आपका पहले राउंड में हो गया था। फिर उसी यूनिट से दूसरा टेस्ट आपका सेकंड राउंड में होना था और उसी यूनिट से आपका तीसरा टेस्ट थर्ड राउंड में होना था। अब जो राउंड 2 और राउंड 3 है दोनों को मिक्स करके जो आपके सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट जो अलग अलग राउंड में होने थे अब वो कम से हो रहे हैं। मतलब कि 1 यूनिट से अब 2 टेस्ट हो रहे हैं, तो इसमें आपके 3 टेस्ट जो पूरे कवर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से नया शेड्यूल है ये, जिसमें आपकी यूनिट अच्छे तरीके से कवर हो और अच्छे तरीके से आप लोग कर सकें उसको। तो देख लेते हैं आज का टेस्ट नंबर 39 है। आज के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से थे। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों को तो 3 लाइनों में लिखने थे। इसमें ए नंबर का क्वेश्चन था बहदत उल वजूद, बी नंबर का क्वेश्चन था समर्थ गुरु रामदास और सी नंबर का क्वेश्चन था पंचशाला बंदोबस्त। इनको 3 लाइनों में लिखना था आपको। दूसरे नंबर का क्वेश्चन था 50 शब्द में उत्तर लिखना था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रभावों को लिखना था और भारत में बी औद्योगिकरण हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारणों को लिखना था। बी औद्योगिकरण मतलब भारत में पहले से जो विद्वान उद्योग थे, ठीक है ना, उनको कैसे कैसे नष्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा, या एक क्वेश्चन आपके साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के क्या कारण थे, ठीक है ना। 5 मार्क का मिल रहा था। मैं कई कोचिंगों की टेस्ट सीरीज को देख रहा हूँ। कई कोचिंगों में इतने बड़े बड़े चार्ट बनवाए जा रहे हैं कि मतलब वो क्या कहते हैं, एक पेज में जा रहा पूरा पूरा, बहुत गलत किया जा रहा है बच्चों के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि जब उसमें साफ साफ लिखा है 2020 के नोटिफिकेशन में कि 6 लाइन से ज़्यादा आनी ही नहीं है। 6 लाइन से ज़्यादा आपको, मतलब 5 लाइन लिखी, 5 या 6 लाइन, इनसे ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा ही नहीं। तो व्यर्थ है हमारा बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब एक पेज में क्वेश्चन को करना। तो आप लोग कोशिश यही करो 5 से 6 लाइन में 5 मार्क का लिखने की कोशिश करो, आदत डालो उसकी। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है 2 शब्दों में लिखना था, धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाना था, ठीक है ना। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। और आंसर राइटिंग को आपको 20 मिनट के अंदर पूरा करना था, ठीक है ना। आपकी 5 यूनिट होती हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है, 18×5 = 90, 18 मिनट में आपको करना है 1 यूनिट, समझ रहे ना आप। तो इस प्रकार से आपको अपनी टाइमिंग मिलानी है। पहले 25 मिनट दिया गया था आपको, अब 20 मिनट है। और मैं रोज़ बोलता हूँ और जो लोग भी 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे, सही समय पर पूरा कर पाएंगे। और आप कभी भी टेस्ट को लिखो, कोशिश ये करो कि भाई 20 मिनट के अंदर अंदर इसको पूरा हो जाए वो। तो जल्दी देख लेते हैं आज के आंसर क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था वहदत उल वजूद। वहदत उल वजूद को बताना था कि ये है क्या। देखो, यह एक सूफीवाद से संबंधित एक सिद्धांत है। तो देखो मैं इसको किस प्रकार से लिखता हूँ। यह सूफीवाद से संबंधित, सूफी आंदोलन जो था, तो यह सूफीवाद से संबंधित एक क्या है, सिद्धांत है, ठीक है ना। प्रतिपादक कौन थे इसके, शेख मोइनुद्दीन इब्न अल अरबी, जिनका पूरा नाम है, सूफी संत थे ये। तो ये इसके क्या थे, प्रतिपादक थे। लास्ट में लिखते हैं कि इस सिद्धांत में मतलब था क्या, यह परम तत्व की एकता को प्रदर्शित करता था। परम तत्व मतलब ईश्वर। इस सिद्धांत का यह सिद्धांत यह कहता था कि जो ईश्वर हैं वो एक हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो वो वही चीज़ है। मतलब ये बता रहा था कि परम तत्व जो है वो एक है, परम तत्व की एकता को प्रदर्शित करता था। ये सूफीवाद का सिद्धांत था। फिर देख लेते हैं समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास के बारे में आपने सब लोगों ने सुना होगा। यह एक प्रमुख विठोबा संत थे तथा शिवाजी के गुरु थे। विठोबा कौन है, देवता हैं विठोबा, विष्णु के अवतार हैं विठोबा। महाराष्ट्र में विठोबा विष्णु के अवतार माने जाते। इनकी रचना क्या है, तो रचना देख लो कौन कौन सी थी। रचना इनकी एक, ये दासबोध लेने में मैंने एक रचना देखी। सबसे पहले मैंने इनका एक इंट्रो बता दिया समर्थ गुरु रामदास का। यह एक प्रमुख विठोबा संत तथा शिवाजी के गुरु थे। रचना इनकी दासबोध। इन्होंने शिवाजी को मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। समर्थ गुरु रामदास से प्रेरणा लेकर ही, ठीक है ना,
शिवाजी मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए अग्रसर हुए या उनको प्रेरणा मिली उनसे। ऐसी जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी, हमारे एमपी में है महाराजा छत्रसाल। शिवाजी और छत्रसाल दोनों ही समकालीन हैं बिल्कुल, ठीक है ना। शिवाजी थोड़ा उम्र में बड़े थे छत्रसाल से। तो अब शिवाजी के गुरु का नाम तो हो गया, शिवाजी के गुरु के नाम थे कौन? समर्थ गुरु रामदास। अब आते हैं छत्रसाल। छत्रसाल के जो गुरु थे उनका नाम था प्राणनाथ, ठीक है ना। प्राणनाथ उनके गुरु का नाम था, छत्रसाल के गुरु का नाम प्राणनाथ। प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना में है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि छत्रसाल आपसे पूछ सकते हैं उनके गुरु, और छत्रसाल सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं, ठीक है ना। रियासतों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं छत्रसाल, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट राजाओं में से एक हैं वो, तो उनको देखना ज़रूरी है, ठीक है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप के का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, ऐसे ही महाराजा छत्रसाल जो थे उनके घोड़े का नाम भले भाई था। तो अब इस बार आपने क्वेश्चन देखे हैं प्री में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए आपसे, तो इन सब चीज़ों को कवर करना भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। कम से कम 2 किताबों से एमपी को करो कवर, एमपी की हिस्ट्री वगैरह को कवर 2 किताबों से करो, कम से कम 2 से 3 किताबों का सोर्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। तो इस प्रकार से आपको करना है चीज़ों को, तो याद रखना है चीज़ों को, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन था वो था पंचशाला बंदोबस्त। पंचशाला बंदोबस्त को समझाना था। पंचशाला बंदोबस्त क्या है? तो देखो, ब्रिटिशकालीन एक प्रमुख राजस्व व्यवस्था थी पंचशाला बंदोबस्त। इसे वॉरेन हेस्टिंग ने लागू किया था। इसमें कर संग्रहण का अधिकार 5 साल के लिए नीलाम कर दिया जाता था। जो कर संग्रहण का अधिकार था उसका ठेका दे दिया जाता था। नीलाम कर दिया मतलब कि ठेका दे दिया आपको, वो आपसे बोल दिया इतना कर उगाना है, वो आप उगाओ। तो ये था पंचशाला बंदोबस्त। तो ये 3 मार्कर में ये हो गया। 5 मार्कर में आपका ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रभावों को लिखना। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कभी 5 मार्कर में नहीं पूछाएगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझाओ, एक बड़ा सा क्वेश्चन, उसके प्रभाव बताओ, नकारात्मक पक्ष, ये दुनिया भर का ये सब नहीं पूछाएगा आपसे। 5 मार्कर में यही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखो मैंने आपको बताने के लिए केवल थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, ठीक है ना। ये इतना दिख रहा है आपको, या आपके हिसाब से काफ़ी 5-6 लाइनों के ऊपर चलाएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो आपको उसको कम कर लेना है, देख लेना है। और आप छोटा भी कर सकते हैं लाइनों को, जैसे आप कीवर्ड लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप 5 मार्कर में आप इस प्रकार के डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं 5 मार्कर में। तो देखो, सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से? सरकार व रैयतों के मध्य सीधा संबंध स्थापित हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या हुआ? सरकार और रैयत के मध्य सीधा संबंध स्थापित हो गया। भूस्वामी कृषक को माना गया। क्रय विक्रय का अधिकार दिया गया कृषक को, सकारात्मक प्रभाव है ये। अब भूस्वामी कृषक को माना गया, उसको क्रय विक्रय का अधिकार दिया गया अपनी ज़मीन को। भूमि सर्वेक्षण के पश्चात उत्पादक शक्ति के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया। ये इसके सकारात्मक प्रभाव थे। फिर देखने थे नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। प्रारंभ में उत्पादक शक्ति के आधार पर भू राजस्व, बाद में, अब जो भू राजस्व बाद लिखा ना, ये भू राजस्व अलग है और बाद अलग है, ये इसको अलग अलग कर लेना, ठीक है। तो प्रारंभ, अब इसके नकारात्मक प्रभाव देख रहे हैं हम। प्रारंभ में उत्पादक शक्ति के आधार पर भू राजस्व, बाद में अनुमान के आधार पर, बाद में अनुमान लगाने लगे। प्रारंभ में तो भाई उत्पादक शक्ति के आधार पर, ठीक है ना। और भू राजस्व की राशि ना चुकाने पर भूमि अधिग्रहण होता था। यदि आप भू राजस्व की राशि नहीं चुका पाए तो आपकी भूमि ले ली जाती थी। भूमि का विखंडीकरण होने लगा, भूमि का हस्तांतरण होना। भूमि का हस्तांतरण कैसे हो रहा? आपकी भूमि ली जा रही है तो भूमि का क्या हो रहा? हस्तांतरण हो रहा है, विखंडीकरण हो रहा है। जैसे आपके पास में 6 एकड़ ज़मीन है, आप राजस्व नहीं चुका पाए, आपकी 1 एकड़ चली गई, अब बची 5 एकड़, तो ये क्या हो गया? ये कहलाता है भूमि विखंडीकरण। तो ये हो गया भूमि का विखंडीकरण। धीरे धीरे आपकी 6 एकड़ से 4 एकड़ पर आ गया, 3 एकड़ पर आ गया, ठीक है ना। खाद्यान्न फसलों में कमी, भुखमरी गरीबी। खाद्यान्न फसलों में कमी आने लगी। अब भाई कर चुकाना है, राजस्व चुकाना है, ऊंची राजस्व दर है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर फसलों को बेच देते थे। फिर बाद में नकदी फसल भी आती है, नकदी फसल को उगाने लगे तो खाद्यान्न कहाँ से बचेगा? कृषक ऋणग्रस्त था, कोई भाई राजस्व चुकाने के चक्कर में ऋण लेने लगे किसान कि भाई हमारी इस बार ज़मीन बच जाए, इस बार हमारी 1 एकड़ ज़मीन ना चली जाए, हम दूसरे से ऋण लेके राजस्व को भर दे रहे हैं। तो ये कृषक ऋणग्रस्त था। इस प्रकार की चीज़ें थी ये,
तो ये आपका होगा ए नंबर का क्वेश्चन। अब आप देख लो बी नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो बी नंबर का क्वेश्चन था, भारत में बी औद्योगिकीकरण तथा हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण क्या क्या थे। पतन के कारण, तो देखो मैंने साफ साफ लिख दिया पतन के कारण। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से कारण थे। अंग्रेजों द्वारा दस्तकारों व शिल्पियों का शोषण। अंग्रेजों द्वारा उनको भैया दस्तकारों और शिल्पियों का क्या किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा। ठीक, अंग्रेज द्वारा भारत में हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लोगों को कच्चा माल प्राप्त करने में रुकावट पैदा करने लगे। कच्चा माल जहाँ से आता था वहाँ से रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया, कच्चा माल किसी भी तरीके से ना पहुँच पाए शिल्पियों तक। फिर 1813 की चार्टर्ड एक्ट जो था द्वारा भारत का बाजार ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया, किंतु ब्रिटेन का बाजार भारतीय वस्तुओं के लिए नहीं खोला गया। समझ रहे हो आप। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा भारत का बाजार खोल लिया गया ब्रिटेन की वस्तुओं के लिए। तो ब्रिटेन की जो वस्तुएं थी, उद्योगों में बनी वस्तुएं, वो भारत में आने लगी, लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी। लेकिन जो भारतीय शिल्प उद्योग थी ना, भारतीय हस्तशिल्प थी ना, भारतीय कारीगरों, भारतीय दस्तकारों द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं थीं, वो ब्रिटेन के बाज़ार में नहीं जा पाई, वो यहीं कहीं रह गई। और साथ साथ उनकी कीमत भी ज़्यादा थी, क्योंकि जो उद्योगों में बना माल था वो सस्ता था ब्रिटेन का। तो इस प्रकार से, तो ये भी भाई कारण थे, पतन का कारण है। रेलवे का विकास भी एक कारण दो। रेलवे के विकास से क्या हुआ कि रेलवे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचा जाता था। रेलवे का विकास क्यों किया? रेलवे का विकास इसलिए किया गया कि भाई जल्दी से कहीं पर भी पहुँचा जा सके, और जो हमारे यहाँ पर कच्चा माल था उपलब्ध था किसी भी प्रकार का हो, उसको जल्दी से प्राप्त किया जा सके। और साथ ही साथ जो ब्रिटेन ने जो उद्योगों में बनाया है, ठीक है ना, माल, उसको भी रेलवे के माध्यम से जल्दी पहुंचाया जा सके लोगों के बीच में। तो ये भी एक कारण है। ठीक, देसी रियासतों को ख़त्म किया जाना। अब देशी रियासतें धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, आपने पढ़ा हुआ है ना, हड़प नीति पढ़ी होगी, ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, ब्रिटिश प्रांत बनते आ रहे थे। उससे क्या होता कि जो देसी रियासतों के शासक जो होते थे, लोग होते थे, वो इनके खरीदार थे, जो हमारे यहाँ के हस्तशिल्पी थे, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के खरीदार थे, वह संरक्षक थे, उनका अंत हो गया। 6वें नंबर का है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से पढ़ी नवीन पीढ़ी जिसकी रुचि ब्रिटिश वस्तुओं में ज़्यादा थी। अब अंग्रेजी स्कूल कॉलेज खुल चुके थे, ठीक है ना, कॉलेज खुल चुके थे, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे थे भारतीय, अब अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े वो, ठीक है, तब उनकी रुचि अंग्रेजी वस्तुओं में होने लगी। तो ये भी एक कारण था इसका। ठीक है, जैसे हम पहले दतौन करते थे गांव में, नीम की दतौन, आपने नाम सुना हो, बाद में हम पेस्ट करने लगे धीरे धीरे, पता नहीं चला हम कब दतौन से ब्रश पर आ गए, और ब्रश से हम कब पेस्ट करने लगे, कोलगेट करने लगे। तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक, ऐसा ही है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लो। तो धन निष्कासन के सिद्धांत को बताना था। धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाते हुए उसके प्रभावों को स्पष्ट किए, ये क्वेश्चन था। तो अब देख लो धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था। देख, सबसे पहले मैंने एक इंट्रो लिख दिया। धन निकासी से तात्पर्य भारतीय धन संपदा का विदेशों में गमन तथा उसके बदले भारत को कुछ प्राप्त न होना। भारत की जो धन संपदा थी वो कहाँ जा रही थी? विदेशों में जा रही थी, और उसके बदले भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख, इन्होंने एक लेख लिखा। आप लेख पढ़ते होंगे ना, लेख पढ़ते हैं आप, आर्टिकल जिसको बोलते हैं, पेपर में जो आर्टिकल आते। तो इन्होंने एक लेख लिखा, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। अब इसको याद कर लो भाई, ये भी आपसे 3 मार्कर में कभी पूछा जा सकता, ठीक है ना। तो चीज़ें 3 मार्कर को दिमाग में रखो चीज़ों को, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर सकते, ठीक। तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले। तो इन्होंने बताया कि भाई अपन अपना धन जा रहा है, अपने को कुछ मिल रहा नहीं है, ठीक ठीक। तो इस प्रकार से अब देखो धन निकासी के स्रोत क्या कहते हैं, धन निकासी कैसे होती थी। तो देखो, सबसे पहले प्लासी और बक्सर के युद्ध। प्लासी और बक्सर के युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है, इनको याद कर लेना भाई, 3 मार्कर में आ सकते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में कंपनी की सत्ता स्थापित हुई। अब बंगाल में क्या हो गया? कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई। अब भारत में वाणिज्यिक वस्तुओं की खरीदी के लिए बंगाल से प्राप्त लूट का माल, व्यापार से प्राप्त लाभांश और बंगाल से प्राप्त दीवानी का उपयोग किया जाने लगा। समझ रहे आप? अब जो वाणिज्यिक वस्तुएं थी, कच्चा माल था, उसको वो लोग कहाँ से खरीद रहे थे? ठीक है, बंगाल से जो लूट का माल उनको मिलता था,
बंगाल से जो बंगाल की उनको दीवानी मिल गई थी, बंगाल से जो राजस्व मिलता था और साथ साथ जो व्यापार करते थे उससे जो लाभ प्राप्त होता था उसका उपयोग करने लगे कच्चे मालों खरीदने के लिए। मतलब भारत ही में धन कमाया, भारत ही में धन कमाया, भारत के लोगों से राजस्व लिया, उसी राजस्व का यूज भारत ही में कच्चा माल खरीदने के लिए किया और वही कच्चा माल ब्रिटेन में गया, कहाँ, उद्योगों में, और फिर उन्हीं उद्योगों से बना माल फिर से भारत में आया और फिर से भारत के लोग उसके लिए पैसे दे रहे। तो ये धन निष्कासन था, आप समझ रहे होंगे बात को। बंगाल में इनकी सत्ता हो गई थी, बंगाल में सत्ता हो गई तो बंगाल में से राजस्व प्राप्त हुआ इनको, उस राजस्व का यूज इनने क्या किया, कच्चे माल को खरीदने में किया इनने, बंगाल में लूट मचाई, राजस्व प्राप्त किया, ठीक है ना। और व्यापार जो करते थे थोड़ा बहुत भारतीय वस्तु का ही व्यापार करते थे, उससे भी ये लाभांश मिला। मतलब भारत ही का पैसा, भारत ही का राजस्व, भारत के लोग राजस्व दे रहे हैं, उसी राजस्व से ये भारत में कच्चा माल खरीद रहे हैं और वो कच्चा माल ब्रिटेन में जा रहा, ब्रिटेन के उद्योगों में बन रहा, फिर उद्योगों से वापस फिर भारत आ रहा और भारत के लोग फिर से उसको खरीद रहे। तो ये था धन निष्कासन, कितना खतरनाक चीज़ थी ये। तो ये था धन निष्कासन, ठीक है ना। अब पहले यूरोपीय व्यापारी बाहर से धन लाकर भारत में वस्तुएं खरीदने व बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। इस प्रकार धन निकासी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आगे धन निकासी के संबंध में अनेक मत शामिल होते गए। अब आगे अनेक चीज़ें शामिल होती गई, किस प्रकार से धन निष्कासित होने लगा। अब धन निष्कासन में देखो, अंग्रेज अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, अंग्रेज जो अधिकारी थे इंडिया में रहते थे उनका वेतन भत्ते पेंशन सब भारत के धन से उनकी पूर्ति होती थी। भारत में साम्राज्य विस्तार व विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए ऋण। अब ब्रिटिश सरकार ने जो भारत में विद्रोह को दबाने और साम्राज्य विस्तार के लिए ऋण लिया गया था उसको भी, उसकी पूर्ति भी भारतीय धन से होने लगी। कंपनी के शेयर धारकों को दिया जाने वाला लाभांश भी भारतीय धन से। व्यापार व उद्योग बागान में निवेश की गई पूंजी, गृह व्यय के अंतर्गत रेलवे पर प्रत्याभूति ब्याज, भारत सचिव के ऑफिस का खर्च, ये सब चीज़ें भाई क्या हुए, इन सब के लिए धन भारतीय से लिया जाना। तो ये था धन निष्कासन, ये धन निष्कासन का सिद्धांत है। अब देख लो धन निकासी की मात्रा, धन निकासी की मात्रा कितनी थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1757 से 1865 के बीच में 150 करोड़ पौंड का निष्कासन हुआ। दिनसा बाचा के अनुसार 1860 से 1920 के बीच में 30 से 40 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष निष्कासन हुआ। कुल मिलाकर भारत से कितना धन इंग्लैंड जाता था इसका आकलन कठिन है, किंतु यह निश्चित है कि भारत से इंग्लैंड एक बहुत बड़ी राशि की निकासी हुई जो सरकारी आंकड़ों में से कहीं अधिक था। समझ रहे ना आप। तो 150 करोड़ तो अनुमान लगा लिया, सरकारी आंकड़ों से 30-40 करोड़ रुपये पता चल गया, लेकिन इससे ही बड़ी कई बहुत बड़ी राशि गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप लिख सकते हो अपने उत्तर में। उसके बाद इसके प्रभाव देख लो भाई, प्रभाव क्या क्या पड़े इसके, ठीक है ना। तो सकारात्मक प्रभाव, कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों ने धन निकासी का सिद्धांत प्रत्यावर्तित कर अंग्रेजों के शोषण मूलक चरित्र को उजागर किया, जिससे भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। अब कई जो उस समय के भारतीय अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या किया, धन निष्कासन सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया, लेख लिखे उसके ऊपर, तो जिससे भारतीयों को पता चला कि भाई ये धन निष्कासन भी हो रहा हमारे यहाँ से, कितना बड़ा खेल खेला जा रहा हमारे साथ में। तो इससे क्या हुआ, उनके बीच में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में धन निकासी का मुद्दा सदैव अंग्रेजों के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में धन निकासी का मुद्दा सदैव अंग्रेजों के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। अब स्वतंत्रता संग्राम होते थे तो वो उनमें नारे रहते थे कि शोषण से मुक्ति चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। उसमें एक ये मुद्दा ये भी जुड़ेगा कि धन निकासी का मुद्दा भी आ गया उसमें। स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन, स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन भी दिया गया। गांधी जी ने जब किया था ना आंदोलन तो उन्होंने बोला था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इसीलिए बोला था कि वो समझते थे कि धन निष्कासन किस तरीके से हो रहा है, हम किस तरीके से गुलाम होते आ रहे हैं अंग्रेजों के। उनको पता था कि अंग्रेजी साम्राज्य भारतीय बाजार के बिना अब जीवित नहीं रह पाएगा, उनको पता था ये चीज़। तो ये सकारात्मक प्रभाव होगा। फिर देखो नकारात्मक प्रभाव, अधिशेष पूंजी का निर्माण नहीं हो सका, अधिशेष पूंजी का निर्माण नहीं हो सका, जिससे भारत में निवेश की संभावना कम हो गई। रोजगार व प्रति व्यक्ति आय में कमी आई, रोजगार में कमी आई, प्रति व्यक्ति आय में कमी आई। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा तो वो कहाँ जाएंगे हस्तशिल्प उद्योग वाले। उद्योग तो भारत में लगाए नहीं गए थे, उद्योग तो ब्रिटेन में थे, कच्चा माल यहाँ से ले आते थे। अब जो हमारे जो दस्तकार थे, कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, शिल्पी वर्ग था, वो क्या करेंगे, वो कृषि करने लगे, वो उनके सामने बेरोजगारी की संभावना आ गई, ठीक है। तो ये
कृषि उत्पादन में गिरावट आई, कृषि उत्पादन में गिरावट आई, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, कृषि उत्पाद में गिरावट आई। इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ, भारत में नहीं। इससे क्या हुआ, धन निष्कासन से इंग्लैंड ने तो प्रगति की, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन भारत में नहीं हुआ। तो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका उत्तर समाप्त होता है। इसको जब आप लिखोगे तो अब ये 1.5 पेज में इसमें आ रहा है, ठीक है ना। अपनी कॉपी में लिखोगे आप तो आपका 2 पेज पूरे पूरे हो जाएंगे। आपको इस तरीके से करना है। लास्ट में आप एक कंक्लूजन भी ले सकते हैं, लास्ट में आप कंक्लूजन ले सकते हैं। मैं आपको मुंह से बोल के बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ अभी ओरली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन निष्कासन तत्कालीन भारत की एक बड़ी समस्या थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया, ठीक है ना, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया तथा जिससे ब्रिटेन के उद्योगों का विकास हुआ। इस प्रकार का आप कंक्लूजन ले सकते हैं। मैंने आपको एक लाइन बताई, ठीक है ना, 2 लाइनें बताई, आप चाहो उससे अच्छा लिख सकते हो। मैंने आपको गल बताने के लिए अभी तुरंत ही आपको कंक्लूजन बताते कि भाई इस प्रकार से आप कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो। लिखना है बिल्कुल, 200 वर्ड के क्वेश्चन में लिखना है, इंट्रो भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। तो इस प्रकार से ये करना था। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि भाई सब लोग 2 क्वेश्चन, ठीक ना, टेस्ट पेपर सब लोग 2 आंसर लिखो, अपनी आंसर राइटिंग की क्लास को पूरा करो, ठीक है। आपको ये कोर्स तो करना ही है। और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।